हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 12 का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसेस देख रहे हैं और ये आपका सेकंड लेक्चर है। तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं हम थोड़ा सा पहले वो देखेंगे, फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्यारे मेरे बच्चों, लास्ट वीडियो में तक हमने देखा हुआ था हमारे मैट्राइसेस की डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैट्राइसेस की प्रॉपर्टीज जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पे हमने 4 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था और 4 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था। जब 4 प्रॉपर्टी जो हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था उसमें सबसे लास्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी थी दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वहां पे हमने डिस्कशन किया हुआ था। वहां पे हमने ये निकाला था कि हमें इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस है, जो भी तरीका है, उससे पहले हम कुछ उसके बेसिक्स पढ़ लेंगे। तो उसके बेसिक्स में आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मैट्राइसेस अगर हमारे पास में है तो उसके अंदर रोज है, कॉलम है, उसको किस तरह से अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये चीजें हमें इस टॉपिक में, इस वीडियो में देखना है। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला वाला नंबर है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो सपोज करो अपने पास में कोई भी एक मैट्रिक्स। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे फिर अपन यहाँ पे उसका जो भी रहेगा टॉपिक वो लिखेंगे यहाँ पे। सो सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 1। इस मैट्रिक्स में मैंने आपको बोला कि फर्स्ट रो को सेकंड रो बनाओ और सेकंड रो को फर्स्ट रो बनाओ। ठीक है, यानी पहले रो को दूसरे रो से चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो जो इसका नोटेशन है किस तरह से अपन लिखते हैं, पहले रो को अपन लिखते हैं R1, सेकंड रो को अपन लिखते हैं R2। मुझे क्या करना है, R1 को R2 बनाना है, R2 को R1 बनाना है। ठीक है, सो इसके लिए नोटेशन अपन यूज करते हैं दिस वन। ठीक है, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो जो करेस्पॉन्डिंग अपने पास में मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3 1 1 2। इसका मतलब हो गया जो पहला रो था वो दूसरा रो हो गया, जो पहला दूसरा रो था वो पहला रो हो गया। ठीक है, सो इस तरह से अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला ट्रांसफॉर्म हुआ, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज विथ रोज। सिमिलरली आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा C1 इंटरचेंज विथ C2। इसी मैट्रिक्स में C1 इंटरचेंज विथ C2। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन पहले कॉलम को दूसरा कॉलम और दूसरे को पहला बना देंगे। पहला कॉलम अपने पास में क्या है 1 3, दूसरा कॉलम अपने पास में क्या है 2 1। सो 2 1 दूसरा था वो पहला कॉलम बन जाएगा, 1 3 पहला कॉलम था वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम। यहाँ पे नोट डाउन आपको करना है, ये जो मैट्रिक, ये जो यहाँ पे एक नोटेशन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिला वो इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट में है। इक्वल में है क्या, नहीं। क्यों इक्वल में नहीं है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स है इसका आप डिटर्मिनेंट देखो, प्रॉपर्टीज वगैरह देखो। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी। जैसे आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इस डिटर्मिनेंट का, तो इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, सो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अपने पास हो रहा है 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5। लेकिन आप यहाँ पे चेक करो, ये जो करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस 1 इंटू 1 इज 1। तो 6 माइनस 1 ये अपने पास में हो गया 5। ठीक है, इधर अपने को -5 आ रहा है और इधर 5 है, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। ठीक है, इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन अप्लाई करेंगे उसके बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको अपन इस साइन से डिनोट करेंगे, दैट इज दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस वन बट नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई जब आप करेंगे, देखो एक नोटेशन तो आपने ये लिखा इंटरचेंज का, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं R1 R2 R1 2। इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड में चेंज हुआ है और सेकंड रो फर्स्ट में चेंज हुआ है। इसी तरह से आप C1 C2 को क्या लिख सकते हो, C1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड में चेंज हुआ है और सेकंड रो फर्स्ट में चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन जनरल फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे। सो ये R1 R2, इसके लिए हम लोग कुछ
लेटर्स यूज कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आई और जे। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं, मेरे पास में एक nth रो का मैट्रिक्स है और मैंने उसमें बीच में से कोई नंबर उठा लिया, मान लो nth रो में कितना, सपोज करो 100 रो है अपने पास में, ठीक है। मैंने आपको बोला 50 और 51 रो चेंज करो, सो आप क्या लिखेंगे, R50 इंटरचेंज विथ R51। अच्छा, इतने बड़े बड़े नंबर अब हमको पता रहेंगे नहीं पता रहेंगे, तो जनरल फॉर्म क्या है इसका डिनोट करने के लिए, इसको जनरली अपन डिनोट करेंगे RI इंटरचेंज विथ RJ, ठीक है। I का मतलब कोई एक और नंबर रहेगा, RJ का मतलब कोई दूसरा नंबर रहेगा, ठीक है। तो रो को डिनोट करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए जो नोटेशन है वो है RI इंटरचेंज विथ RJ। आई का वैल्यू और जे का वैल्यू अलग अलग रहेगा, ठीक है। कॉलम के लिए सेम अपन लिख सकते हैं सी आई इंटरचेंज विथ सी जे, ठीक। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो आर आई जे, मतलब आई थ्रो, जे थ्रो से चेंज हो, इंटरचेंज हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बोला आई जे सी आई जे, मतलब आई कॉलम जे कॉलम से इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। तो ये अपने पास में पहला हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का नोटेशन, कि अपन किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, क्या किसी दो रो दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं? यस, दो रो को आपस में चेंज करेंगे, दो कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, लेकिन आप किसी रो को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेंगे, किसी भी रो को किसी दूसरे कॉलम के साथ में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा नंबर अपन देखते हैं। तो दूसरे नंबर के लिए अपने पास में कोई भी अगर आपके पास में रो है, जैसे मान लो ये आपके पास ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 1, ठीक है। तो मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से बोला कि आप R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो अब सीधी सी बात है, अगर हम इसमें R1 रो में 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग डिनोट करेंगे R1 सिंगल एरो, ठीक है ना, सिंगल लाइन वन साइडेड एरो। तो इस सिंगल लाइन वन साइडेड एरो का मतलब हो गया R1 चेंज विथ, मतलब R1 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है भाई, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी भी रो को आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसका नोट किस तरह से डिनोट करेंगे, उसको लिखेंगे R1, जैसे मैं R1 में कर रहा हूं तो R1 चेंज विथ 2 टाइम्स ऑफ R1। तो ये क्या बन जाएगा भाई, R1 में चेंज हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 हो गया, 2 2 अपने पास में 4 हो जाएगा। सेकंड रो में कोई चेंज कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे सर, ये हो जाएगा 3 1। तो इस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अपने पास में यहाँ पे बनेगा R1 इंटरचेंज चेंज विथ 2 टाइम्स ऑफ R1 और ये बनेगा 2 4 3 1, ठीक। तो सेकंड अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, देखिए, तो मैं लिखूंगा आर आई चेंज विथ के टाइम्स ऑफ आर आई, मतलब मैं किसी नंबर को किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा सर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते भाई, आप के जगह पे 1 अपॉन के ले लो, ठीक है। अगर आपने लिखा आर आई, यहाँ पे देखिए आर आई चेंज विथ 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ आर आई, इसका मीनिंग क्या होगा भाई, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आर आई चेंज विथ आर आई अपॉन के। अब क्या हो गया, 1 अपॉन के क्या कर रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। अब इसको आर आई अपॉन के लिख लिया, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप डिवाइड भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, जो के है वो नॉन जीरो नंबर है, अगर जीरो ले लोगे तो ये पूरा रो क्या हो जाएगा भाई, जीरो बन जाएगा, और पूरा रो अभी इसमें जीरो बन गया तो जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि जो आपका स्केलर है इसको स्केलर बोलेंगे, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी कॉलम में डिनोट किया जाए तो लिखेंगे सी आई चेंज विथ के टाइम्स ऑफ सी आई, ठीक। अच्छा, इसी को ना कभी कभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे सिर्फ इतना लिखा रहेगा के आर आई, इधर क्या लिखा रहेगा के सी आई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, मान लीजिए आपके पास में है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 0
015 002 ले लिया मैंने, ठीक है, 002 ले लिया मैंने, ठीक है। अब भाई अगर मैं बोलूं, यहाँ पे आपको मैंने लिख के दिया 3 टाइम्स ऑफ R2। अच्छा सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा भाई कि R2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो अपने को ये तो ये वाला लिखा हुआ दिख रहा है, तो चेंज किस में हो रहा है? R2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर अपन सुधार के लिखे भाई तो क्या लिखेंगे? R2 चेंज विथ 3 टाइम्स ऑफ R2, मतलब R2 में कोई चेंज हो रहा है, और वो चेंज कैसे हो रहा है भाई? 3 से मल्टीप्लाई करके। सो ये इक्विवेलेंट आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। R1 एज इट इज रहेगा 1 1 0, सेकंड को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, ये 0 0, ये 2 एज इट इज रहेगा अपने पास में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें सिर्फ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे आपको इस तरह से नोटेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसका मतलब होगा चेंज किसमें? R2 में। कितने से कैसे चेंज होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में। नो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, किसी भी मैट्रिक्स के किसी 2 रो या 2 कॉलम को आप ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, वो हम लोग देखते हैं। सो थर्ड अपने पास में है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है आर आई चेंज विथ आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जेड, मतलब एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। मतलब क्या करना है आपको? अगर 2 रो को ऐड करना है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, या फिर आपको किसी रो को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? चलिए उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पे जो आपको दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लिख करके दिया हुआ है मैंने, उसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। सो सपोज करिए आपके पास एग्जांपल है A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स अपन ने लिया हुआ है, A इज इक्वल टू -1 4 2 5, ठीक है। मैंने आपको बोला आप R1 को चेंज करो। कैसे चेंज करो भाई? आप R1 में R2 ऐड कर दो, ठीक है। आप R1 में R2 क्या कर दो भाई? ऐड कर दो। सो आपका जो करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स वो क्या बनेगा? आपको R1 में R2 ऐड करना, ऐड करिए। सो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, मतलब ये पहला एलिमेंट है पहले रो का, तो इसको दूसरे रो के पहले एलिमेंट से ही ऐड करेंगे। सो -1 + 2 कितना हो जाएगा भाई? +1 हो जाएगा। 4 + 5 कितना हो जाएगा अपने पास में? 9 हो जाएगा। और सेकेंड रो में कोई चेंज होगा नहीं, हम चेंज किस में कर रहे थे? हम तो R1 में चेंज कर रहे थे ना, R1 + R2 लिखा था, हम तो R1 में चेंज कर रहे हैं ना। सो सेकंड वाला एज इट इज अपने पास में पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज करिए मैंने आपको इस ऐसा बोला, अब ये मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और मैंने आपको बोला कि C2 में चेंज करिए और C2 में से, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ C1 माइनस करिए, तब आप क्या करेंगे भाई? आप बोलेंगे सर सबसे पहले C1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये चीज देखो, पहले मल्टीप्लाई करिए फिर सब्ट्रैक्ट करिए, यही ऑपरेशन रहेगा आपके पास में। या फिर ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। अच्छा सर माइनस कहाँ से लिया? यहाँ तो तुमने प्लस लिखा है, ठीक है, के की वैल्यू माइनस पुटअप कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, जैसे यहाँ आपको मैंने सिखाया मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होगा। सो C2 चेंज विथ C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1, तो भाई क्या हो जाएगा? देखो C1 में कोई चेंज होगा, C1 में कोई चेंज नहीं होगा। सो -1 और ये 2 एज इट इज हो जाएगा। अब इसको इस ट्रांसफॉर्मेशन को, और इसको जो हम लिख रहे हैं ना, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। इस ऑपरेशन को करने के लिए अब देखो आपका मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह बहुत एकदम अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 4 C2 के जगह पे क्या है? 4 - 2 टाइम्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? C1 का -1। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 = 2, कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट देखो आपके पास C2 का क्या है? 5 - 2 टाइम्स ऑफ C1 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2। सो भाई देखिए 5 - 2 * 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कैलकुलेशन एकदम बढ़िया है तो आप फटाफट बिना ये चीज लिखे जो मैंने यहाँ पे लिख के समझाया, बिना ये लिखे आप फटाक से 6 1 लिख सकते हो। अदरवाइज इस तरह से आप लिख लो रफली और फिर
ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। सपोज करिए a इज इक्वल टू मैंने दिया 1 2 1 2 1 0 3 -1 एंड 2। ये आपके पास में एक मैट्रिक्स मैंने दिया। मैंने वो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से बोला कि R2 चेंज विथ R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। R2 में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? R2 में ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई? 3 टाइम्स ऑफ R1। तो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा देखिए। पहले R1 लिख लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 1 to 1 एज इट इज हो जाएगा अपने पास में। अब R2 में चेंज करना है, R2 में R1 को ऐड करना है, लेकिन R1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लेते हैं अपन। सो 3 1 जा 3 प्लस 2 ये अपने पास में हो जाएगा 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 ये अपने पास में हो जाएगा 7, 3 1 जा 3 प्लस 0 ये अपने पास में हो जाएगा 3। ठीक, फिर उसके बाद में R3 में कोई चेंज हो रहा है क्या? कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो 3 -1 2 अपने पास में एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन किसी भी रो को किसी दूसरे रो से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर मतलब क्या? 3 यहाँ पे स्केलर बोलेंगे, यहाँ भी है स्केलर, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब क्या है भाई? 1 है। ठीक, तो किसी रो को या किसी कॉलम को अगर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरह से अपन इसको डिनोट करेंगे। अच्छा, ये देखिए उसके नीचे वाला नोटेशन, आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा नोटेशन दिखेगा, आपको दिखेगा टेक्स्ट बुक में R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया कि R1 में चेंज हो रहा है। चेक करिए भाई, R1 में चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है? R1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको? R3 को। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस तरह से देखिए भाई, R1 माइनस R2, अब क्या हो रहा है भाई? अब R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। चेंज कौन हो रहा है? R2 चेंज हो रहा है कि R1 चेंज हो रहा है? सर R1 ही चेंज होगा ना, R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, R1 चेंज होगा। अच्छा, अब मान लो मैंने ऐसा लिखा R2 प्लस R1, अब R2 प्लस R1 अब किस में चेंज होगा? अभी भी R1 में, R2 में चेंज होगा। ठीक है, पहले लिखा है सो R2 में चेंज हो रहा है। कितने से चेंज हो रहा है? R1 ऐड करके चेंज हो रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख रहा है सर, है ना भाई? 1 है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास में टोटल 6 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 3 विद रिस्पेक्ट टू रो एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स। ठीक है, तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन अपने को एक्सरसाइज में लगेंगे सॉल्व करने के लिए। सो अपन जो अपना सेकंड एक्सरसाइज है उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपन अगला इनवर्स फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.1 अपने को क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 0 -1 3, और इस मैट्रिक्स में आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है, R1 इंटरचेंज विद R2। बहुत ही सिंपल है। सो A इक्विवेलेंट टू R1 को R2 से इंटरचेंज करना है। सो -1 और 3 पहला रो हो जाएगा, 1 0 दूसरा रो हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं लिया हुआ है, आप R1 में से R2 को माइनस करना है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन लिखा है, और दोनों क्वेश्चन के नीचे आपको एक क्वेश्चन सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। वही करते हैं। सो ए जो आपके पास मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा? इसमें चेंज आपको क्या करना है? C1 इंटरचेंज विद C2। तो C1 यानी फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करना है। तो 4 और 3 पहला कॉलम बन गया, 5 1 दूसरा कॉलम बन गया। और यहाँ ये बी, क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा मैट्रिक्स जो बी है वो, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है R1 इंटरचेंज विद R2। सो R1 को R2, R2 को R1 बना दीजिए। सो ये 4 5 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा अपने पास में। सो क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करने हैं हमें? दोनों मैट्रिक्स लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद इक्वल आई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, after transformation both the matrix A and B are
इक्वल इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि एलिमेंट भी अपने अपने पोजीशन पे 4 5 4 5 3 1 3 1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में a इज इक्वल टू 1 2 -1 0 1 3, ठीक है। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अपने को करना है 2 टाइम्स ऑफ C2, ट्रांसफॉर्मेशन करना है 2 टाइम्स ऑफ C2। और B मैट्रिक्स है अपने पास में 1 0 2 2 4 5, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अपने को करना है -3 टाइम्स ऑफ R1। और इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा है, फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में जो 2 नई मैट्रिक्स बनी उनमें उनका ऐड करके आपको आंसर बताना है। सो 2C2 का मतलब ये तो भाई C2 में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको अपना अच्छे से लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, C2 चेंज विथ 2 टाइम्स ऑफ C2। आप ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा अपने पास में, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो पहला कॉलम एज इट इज, मतलब 1 0 एज इट इज, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 अपने पास क्या हो जाएगा 4, 2 1 हो जाएगा 2, एंड थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे B है, मैट्रिक्स है, इसमें आपको R1 में चेंज करना है, कैसे, -3 से मल्टीप्लाई करके। इसको अगर आप भाई सही से लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, R1 में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, -3 टाइम्स ऑफ R1। तो ये B नया मैट्रिक्स जो आपके पास में बनेगा, ये बनेगा R1 में -3 से मल्टीप्लाई करना है। सो -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू 2 इज -6। फिर उसके बाद में सेकंड रो में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, 2 4 5 एज इट इज रहेगा अपने पास, ठीक। अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड आउट करना है। सो A प्लस बी, तो A प्लस बी इज इक्वल टू A मैट्रिक्स, अपन नया मैट्रिक्स क्या मिला, 1 4 -5 0 2 3, और B नया मैट्रिक्स अपने पास में क्या मिला, -3 0 -6 2 4 5। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिशन कैसे कैसे करते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करना है। मतलब यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1, ये किससे ऐड होगा, यहाँ पे -3 से ऐड होगा। सो 1 में -3 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 4 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा भाई 4, -5 -6 कितना हो जाएगा -11। फिर यहाँ पे आ जाइए सेकेंड रो में, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, एंड लास्टली 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो ये आपके पास में हो गया A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का एडिशन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद लिया हुआ है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे आपको एक नोट बताना है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखते हैं, और इसमें क्या नोट है वो भी देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास में है, A इज इक्वल टू 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अपने को अप्लाई करना है 3 टाइम्स ऑफ R3 पहले, फिर उसके बाद में C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। अब ये देखिए, आपको मैंने बताया अभी कि C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 ऐसा कुछ दिखा तो किस में चेंज हो रहा है भाई, पहले कौन दिख रहा है C3, कंपेयर कर लेंगे। देखिए इससे कंपेयर कर लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, CI में पहले वाले में चेंज होगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा, CI को चेंज करेगा। तो यहाँ पे C3 चेंज होगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा, उसमें अपन C2 को ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। सो पहले 3 टाइम्स ऑफ R3 करते हैं। सो R3 चेंज विथ 3 टाइम्स ऑफ R3। सो A का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अपने पास क्या बनेगा, तो पहला रो एज इट इज कॉपी कर देंगे 1 -1 3, सेकेंड रो एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। थर्ड रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 से अपने पास हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इसमें किस कॉलम में चेंज हो रहा है, 3 वाले में चेंज हो रहा है, तो लिखेंगे C3 चेंज विथ C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। सो A इज इक्विवेलेंट टू C3 में चेंज करना है, तो पहला कॉलम इसके बाद करना है, तो इसको नहीं देखेंगे, इसके बाद करना मतलब यहाँ से देखेंगे। पहला कॉलम एज इट इज 1 2 9, सेकेंड कॉलम एज इट इज -1 1 9, ठीक है। अभी थर्ड में चेंज करना, और कैसे चेंज करना है, C2 को ऐड करना है और उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद ऐड करना है। तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। सो देखिए
2 इंटू -1, 2C2 करना है तो 2 इंटू -1 -2 और +3 कितना हो जाएगा +1। अगला 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। अगला 2 9 अपने पास 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये अपने पास में फाइनली आ गया ए मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इक्विवेलेंट यहाँ पे मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बाद एक क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन करना तो इजी है, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे वो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है ना उसके बारे में थोड़ा सा आप बताने का है। सो यहाँ पे पहले ये वाला ऑपरेशन करना है, तो इसको लिख लेते हैं। सो ये ऑपरेशन आपके पास में C3 चेंज विथ C3 + 2 टाइम्स ऑफ C2। सो ए मैट्रिक्स आपके पास में क्या बनेगा, पहला कॉलम एज इट इज 1 2 3 एज इट इज, -1 1 3 एज इट इज। अभी C3 को चेंज करना है, कैसे करना है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। चलिए मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू -1 इज -2, ऐड करना है C3 में, ऐड करिए, -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, फिर 2 1 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, 2 3 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आपके पास में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया। अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अब परफॉर्म करना है 3 टाइम्स ऑफ R3। सो चेंज किस में होगा R3 में, सो R3 चेंज विथ 3 टाइम्स ऑफ R3। सो ए इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला रो एज इट इज रहेगा 1 -1 1, सेकेंड वाला भी एज इट इज 2 1 2, थर्ड वाला भी एज इट इज 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 7 जा 21। अच्छा, अपने पास दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोनों क्वेश्चन के लास्ट में आपको दिखेगा जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स दिया था उसका मैट्रिक्स यहाँ पे, और बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैट्रिक्स दिया उसका आंसर यहाँ पे, दोनों आंसर आपको सेम सेम दिख रहे हैं। और दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखिए 3R3 C3 + 2C2, यहाँ पे C3 + 2C2 3 टाइम्स ऑफ R3। तो कहने का, इन दोनों क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है भाई, इन दोनों क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन यही है कि हम कोई भी मैट्रिक्स अपने पास अगर सेम है, देखिए दोनों मैट्रिक्स स्टार्टिंग में सेम है, इन दोनों मैट्रिक्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भी करें, मतलब 3 टाइम्स ऑफ R3 पहले करें, C3 + 2 टाइम्स ऑफ C2 पहले करें, बाद में करें, जो आंसर अपने को मिलेगा सेम आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन को अगर चेंज कर देंगे, मतलब C3 + 2C2 पहले करेंगे और 3R3 बाद में करेंगे, ठीक है, तो भी अपने को आंसर क्या मिलने वाला, सेम मिलने वाला है। तो कुल मिला जुला के कंक्लूजन अपने को ये निकलता है कि कोई भी अगर सेम मैट्रिक्स है उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भी करिए, आगे पीछे करिए, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ने वाला है। यही इन दोनों क्वेश्चन के लेने का मीनिंग है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 6 में लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा था, कंक्लूजन क्या पूछा था, वो आपको क्लियर रहेगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th वन। तो 7th क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है A = 1 2 3 4, ये हमें 7th क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स है और बोला है कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सो भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लो मैंने 2 3 4 और ये 0 लिखा, तो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर 0 है, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट नॉन 0 है, तो इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, मुझे अगर इस मैट्रिक्स को जीरो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो किसको 0 बनाना पड़ेगा, 3 को 0 बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो देखो ये 3 कौन से रो में है, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। 3 कौन से रो में, सेकेंड रो में है, मतलब यहाँ पे सेकेंड रो चेंज होगा। सो R2 चेंज विद, अब क्या करना है वो जरा ध्यान से देखिए। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 में क्या है बेटा, 1 है। अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 बन जाएगा। अब ये भी 3 बन गया, ये ऑलरेडी 3 है, सो 3 - 3 क्या बन जाएगा, 0, बराबर है। सो एक बार फिर से समझो, यहाँ पे अपने पास एलिमेंट क्या है, R2 में 3, ऊपर कितना है 1। सो अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 3, और इस 3 में से 3 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 0। इसमें क्या चेंज हो रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको यहाँ 0 बनाना है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, सो R2 चेंज विद, मैं R2 में से R1 को माइनस करूंगा, लेकिन R1 को पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, ताकि वो भी 3 बन जाए। ठीक है, 3 बनने के बाद माइनस कर देंगे और वो 0 बन जाएगा। सो देखिए A इज इक्विवेलेंट टू
R1 में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, 1 2 एज इट इज रहेगा। देखिए R2 की जगह पे क्या है 3, ठीक है, और इसमें से माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ R1, सो 3 माइनस 3 बन जा 3, ये बन गया 0। R2 की जगह पे क्या 4, 4 माइनस 3 2 जा 6, तो 4 माइनस 6 भाई कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास में नया मैट्रिक्स बन गया, जो बना वो आपके पास में है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत ही सिंपल। आप इसको दो स्टेप में कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे इसको आप। भाई पहले क्या करते आप? पहले बोलते सर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास में बनता था 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, और सेकंड वाला एज इट इज रखे थे। ठीक, अब ये दोनों सेम सेम हो गए, सो आप बोलते R2 को चेंज कर दो, R2 में से क्या कर दो? R1 को माइनस कर दो। सो एक R1 माइनस करने के बाद, ठीक है, अपने को पहला रो तो एज इट इज रखना था, ठीक, और ये आपके पास में हो जाता 3 माइनस 3 हो जाता 0, और यहाँ 4 माइनस 6 कितना हो जाता? -2। अच्छा, फिर क्या करना था? ये 3 6 आप फिर से जो मल्टीप्लाई किए थे R1 को, उसको फिर से डिवाइड कर दो। सो R1 यहाँ पे लिखता हूँ मैं R1, ठीक है, डिवाइड चेंज विथ R1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो A इज इक्विवेलेंट टू, ये बन गया 2 3, सॉरी 3 से डिवाइड करें ये 1 बन जाएगा 1, और ये 2 3 2 6, और ये 0 इधर -2। तो ये आपके पास में जो मैट्रिक्स आपको यहाँ मैंने एक स्टेप में सॉल्व करके दिया, वो आप 1 2 3 3 स्टेप में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट याद रखेंगे अगर आपने डिवाइड नहीं किया तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बट ये 3 और 6 डिवाइड होता है 3 से, तो उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 7th वन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 अपने को दिया है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -1 2 3, और इसको बोला आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। मतलब ये जो मैट्रिक्स 1 -1 2 3 दिख रहा है, ये आपको 1 0 0 1 दिखना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। सो इसमें हम लोगों को अप्लाई करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। और रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किस तरह से जाते हैं? देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ से पहले इधर जाएंगे, ठीक है, पहले 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे, फिर इधर 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे, तो अपने पास में ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है? 1 बनाना। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, ठीक है, अच्छी बात है, पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरा स्टेप क्या? अपने पास यहाँ पे 0 बनाना। तो इसके पहले 7वां क्वेश्चन क्या था? देखो 7वें क्वेश्चन में यहाँ पे अपने पास 3 था, ठीक है, यहाँ पे 3 था, तो अपन ने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 3 से। अब यहाँ पे क्या है? 2 है, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये 2 1 जा 2 बन जाए, और 2 - 2 हम लोग क्या कर दें? 0। तो R2 में चेंज करते हैं, R2 चेंज विथ R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। सो A अपना नया मैट्रिक्स बन जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू R1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 -1 एज इट इज। इसमें चेंज करते हैं, कैसे चेंज करना है? R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 2 - 2 बन जा 2, ये बन जाएगा 0। 3 माइनस, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या करने का, ये जो ऑपरेशन है ना, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 इधर लिख लेने का रफली, और R2 की देखो वैल्यू क्या है? 3 -2 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू क्या है? -1। सो 3 माइनस प्लस 2 बन जाए, ये हो जाएगा अपने पास में 2। सो इसको ऐड करेंगे अपन, सो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे एलिमेंट मिल गया अपने पास में 5 मिल गया, ठीक। तो अपने को 2 स्टेप कंप्लीट हुए, 1 बन गया, 0 बन गया। अब इधर आना, और अपने को यहाँ पे क्या बनाने का है? 1 चाहिए। सो यहाँ 5 मिला, ठीक है। अब इस 5 को 1 बनाना है, तो आप R1 का यूज नहीं कर सकते। R1 का अगर आप यूज करोगे तो ये 0 फिर से चेंज हो जाएगा, जबकि अपन ने जो बना दिया है 0 वो वापस रीचेंज नहीं होने देने का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 5 को, मतलब जब भी आपको राइट कॉर्नर एलिमेंट मिला, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है? जो नंबर है उसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा। ध्यान रखिए R1 का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 0 फिर से चेंज हो जाएगा, जो कि चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि आपने उसके लिए ऑपरेशन ऑलरेडी लिखा है, चेंज कर चुके हैं, फिर से चेंज करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब अपन आएंगे, ठीक है ना, बॉटम में कॉर्नर पे जब भी आएंगे राइट कॉर्नर पे, तो अपने को जो नंबर मिला उसी से डिवाइड कर देने का है। सो ये कौन से रो में? ये सेकंड रो में। तो सेकंड रो अपने को चेंज करना पड़ेगा। सो R2 चेंज विथ R2 डिवाइड बाई 5।
सो अपना करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा, R1 में कोई चेंज नहीं, 1 माइनस 1 एज इट इज, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आने वाला है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास में 3 स्टेप कंप्लीट, 1 0 1 यहाँ पे बन गया। अब अपने को यहाँ 0 बनाना है, अब यहाँ 0 बनाना है आपको, और उसके लिए आप ये सेकेंड रो यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे नंबर क्या आपके पास में 0, और 0 किसी दूसरे में कोई चेंज नहीं करता है भाई। अगर मैं बोलूँ 1 में 0 ऐड करो, तो क्या ये 0 इस 1 को चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा, 1 ही आएगा। सो यहाँ 1 में अगर 0 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करके भी ऐड करो तो भी 1 ही रहने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे 0 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन R2 को यूज करेंगे और इसको 0 बनाएंगे। सो R1 चेंज विथ R1 प्लस R2। प्लस क्यों किया, क्योंकि ये माइनस साइन में और ये प्लस साइन में, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। सो A इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, और इधर 0 अपने पास में, और ये 1 एज इट इज, ठीक। तो अपन ने ए मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 3 को ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके ऊपर अपने को अगला एक्सरसाइज में जो अपन इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे ही अपने को ट्रांसफॉर्मेशन खुद से लिखना रहेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ 2 बनाना है, 1 बनाना है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन खुद से लिखना रहेगा और सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया एक्सरसाइज 2.1। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इनवर्स के बारे में, उसके सिनॉप्सिस लेंगे और अगला एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।